चेल्सी ने स्मैश कर दिया टॉटनहम को पूरी तरीके से और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने डैन एशवर्थ को निकाल दिया या वो चले गए, पता नहीं क्या हुआ है। जो भी हुआ है सब बात करते हैं इस एपिसोड में। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। तो गाइस वेलकम बैक टू द एपिसोड। ब्रांड न्यू एपिसोड है। बहुत सारे मैचेस हुए और कुछ खबर भी आई, तो सबकी बात करेंगे। और इस बार मैं थोड़ी ला लीगा की बात करूंगा क्योंकि उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग टाइटल रेस अब स्टार्ट हो गई है। तो स्टार्ट तो लेकिन करेंगे हम ऑफकोर्स अपनी प्रीमियर लीग से, और प्रीमियर लीग में क्या हुआ वो बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीधा बड़े मैच से जो हुआ था टॉटनहम वर्सेस चेल्सी, टॉटनहम के होम ग्राउंड में। तो क्या एक्सपेक्ट करा था मैंने प्रिडिक्शन दिया था लास्ट वीडियो में कि जीत सकते हैं, लेकिन टॉटनहम को प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि चेल्सी आर बिट बेटर इन टर्म्स ऑफ देयर। तो इस मैच में क्या हुआ था, तो सबसे पहले बात करते हैं मेन मैच की जो था टॉटनहम वर्सेस चेल्सी, टॉटनहम के होम ग्राउंड में। तो मैंने पिछले वीडियो में ये प्रेडिक्ट किया था कि इस मैच में कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं क्योंकि दोनों टीम्स अनप्रेडिक्टेबल है, अटैकिंग वाइज अच्छी हैं। और इस मैच में जीत शायद चेल्सी की हो क्योंकि वो थोड़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग मैचेस। नाउ इस मैच को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रेडिक्शन एग्जैक्टली करेक्ट हो गई। कैसे करेक्ट हो गई? सबसे पहले तो जो मैंने कहा था कि ये बड़ा टॉपसी टर्वी मैच रहेगा वो ही रहा। 3-4 से टॉटनहम हार गई और चेल्सी ने दिखा दिया कि वो बेटर है इन टर्म्स ऑफ मैच कंट्रोल, स्पेशली सेकेंड हाफ में। तो फर्स्ट हाफ में क्या हुआ था? फर्स्ट हाफ में टॉटनहम ने सबसे पहले 2 गोल कर दिए, एकदम से ही कर दिए, आई थिंक विद इन फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स में। उसके बाद चेल्सी दिखने लगी थोड़ी सी प्रॉब्लम में, और कुकुरेला भी थोड़े प्रॉब्लम में दिखे बिकॉज ऑफ देयर बूट, बिकॉज ऑफ हिज बूट्स। अपेरेंटली उनके बूट्स खराब थे जिसकी वजह से वो 2 बार स्लिप करे, और उसी की वजह से टॉटनहम धीरे धीरे आई और उन्होंने पहले 2 गोल कर दिए। ना गलती इसमें खाली कुकुरेला की नहीं थी, डिफेंस की भी थी जिन्होंने एकदम से परफॉर्म नहीं किया। डिसासी ने भी बहुत गलती करी, उसके अलावा सैंचेज भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं दिखे। तो इन जनरल फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स बहुत ही खराब गए फॉर चेल्सी। ना उसके बाद क्या हुआ, ऐसा लगने लगा कि चेल्सी अगर 1 गोल अभी खा जाएगी ना तो चेल्सी को प्रॉब्लम हो सकती है। ना मैं ये नहीं कह रहा कि चेल्सी बहुत ही खराब खेल रही थी फर्स्ट हाफ में, चेल्सी भी चांसेस क्रिएट कर रही थी, उनके चांसेस लग नहीं रहे थे और टॉटनहम की चांसेस कनेक्ट हो गए थे। डोमिनिक सोलैंकी और कुलुसेस्की ने गोल करे और टॉटनहम को एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस दे दिया। लेकिन उसके बाद बीच में क्या हुआ कि चेल्सी भी चांसेस तो क्रिएट कर रही थी। मैंने कहा था चेल्सी पूरी तरीके से आउट नहीं थी फर्स्ट हाफ में, चांसेस वो भी क्रिएट कर रहे थे, और उसी का फायदा हमें देखने को मिला जेडन सैंचो की चांस से, जिन्होंने कट बैक करके एक गोल मार दिया। जैसे उन्होंने गोल मारा वैसे ही चेल्सी में एक एनर्जी आ गई, क्योंकि उस टाइम पे चेल्सी की एनर्जी थोड़ी थोड़ी डाउन हो रही थी, पूरी तरीके से नहीं हुई थी बट थोड़ी थोड़ी हो रही थी। तो जैसे ही जेडन सैंचो ने गोल मारा वैसे ही चेल्सी में एक एनर्जी आ गई और उनको लगा कि अगर हम अब ढंग से करेंगे इस मैच का, ढंग से खेलेंगे तो वो इस मैच में कुछ कर सकते हैं। फिर सेकेंड हाफ आया। सेकेंड हाफ में शुरुआत बहुत बढ़िया रही, चेल्सी वापस आई। पामा ने दिखाया कि वो बहुत अच्छे प्लेयर है, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता हमें दिखा। फर्स्ट हाफ में भी दिखा था उनका इन्फ्लुएंस, पर इतना नहीं दिखा था। सेकंड हाफ में उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिखा, वो बॉल पे ज़्यादा दिख रहे थे। एंजो फर्नांडिस भी थोड़ा फॉरवर्ड खेलने लगे और उसी का जो कहते हैं ना जिससे फ़ायदा चेल्सी को देखने को मिला। चेल्सी ने पहले तो पेनल्टी जीत ली और गोल करके लेवल कर दिया। उसके बाद पामा की फैंटास्टिक जो कट बैक था 3-4 प्लेयर्स से, वो निकाल के जिन्होंने पास दिया और उसके बाद जो एंजो फर्नांडिस से गोल किया, उससे चेल्सी ने लीड ले ली। उस टाइम पे सेकेंड हाफ में चेल्सी वर मच बेटर देन दे वर इन द फर्स्ट हाफ। वो मैच को पूरा कंट्रोल करने लगी और उन्होंने जबरदस्त तरीके से मैच को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। यहां पे स्पर्स की जो वीकनेस है ना वो नजर आई, जो उनका सेल्फ डिस्ट्रक्ट नेचर है। ऑल्दो फर्स्ट हाफ में उन्होंने चांसेस क्रिएट की थी और सेकेंड हाफ में भी वो थोड़ी थोड़ी कर रहे थे, लेकिन वो क्लिनिकल नहीं थे। वो आगे
फॉरवर्ड लाइन में थोड़े से मिस कर रहे थे, उसी की वजह से उसी का नुकसान उनको हुआ एज चेल्सी ने अपनी चांसेस ले ली और वो आगे निकल गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्पर्स की तरफ से एक और मिस्टेक हो गई जहां पे चेल्सी को पेनल्टी मिल गई और पामा ने पेनिंका मार दी। पेनिंका मतलब इस बंदे ने पेनिंका मार दी उस स्टेज में, पेनिंका मार के आराम से चेल्सी को लीड पे ला खड़ा किया। उसके बाद चेल्सी हाफ को पूरा डोमिनेट करने लगी और स्पर्स धीरे 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 करके अब पीछे होने लगी। उनके फैंस भी बू करने लगे, चेल्सी के ऊपर फेंकने भी लगे। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें फेंकी कोल पामर के ऊपर बाय द वे, जिसके वजह से आई थिंक उनके ऊपर एफए का इन्वेस्टिगेशन भी चालू हो गया है और उनको कुछ फाइन भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली स्पर्स क्राउड से, उनको बिलीव नहीं हुआ कि फर्स्ट हाफ में जो टीम चांस क्रिएट करी थी, जो 2-0 से आगे चल रही थी, अब वो सेकेंड हाफ में कैसे इतनी बुरी तरीके से हार सकती, क्योंकि वो 4-2 से हार रहे थे। लास्ट में जाते जाते चेल्सी से थोड़ा सा कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ और स्पर्स एक और गोल कर गई, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था सेकेंड हाफ में कि स्पर्स कंप्लीटली ड्रॉ भी करेगी या जीतेगी। एक बार चेल्सी ने 4-2 की लीड ले ली थी, उसके बाद से उन्होंने डोमिनेट किया और मैच को जीत लिया। तो इन जनरल हुआ वही जो मैंने भी प्रिडिक्ट किया था कि टॉपसी टर्वी गेम था, हाई स्कोरिंग गेम था। स्पर्स थोड़ी सी इरेटिक है, वो इरेटिक बना उनका दिखा था, और चेल्सी थोड़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल, तो वो कंट्रोल हमें सेकेंड हाफ में नजर आया था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग मैच था, जिसकी वजह से हुआ क्या है, दोनों ऑपोजिट इंप्लीकेशंस हो गई हैं फॉर बोथ मैनेजर्स। जहां चेल्सी अब बहुत खुश है क्योंकि वो सेकेंड है और 4 पॉइंट ही पीछे है विद द नंबर 1 टीम लिवरपूल, वहां पे स्पर्स अब बॉटम हाफ में चली गई है विद न्यूकासल और मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो स्पर्स के लिए बिल्कुल ही नेगेटिव इंप्लीकेशन रहा और चेल्सी के लिए बहुत ही पॉजिटिव इंप्लीकेशन रहा, क्योंकि वो सारे प्लेयर्स जो जिस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा लग रहा था कि अब वो बिलीव कर रहे हैं कि वो इस टीम को कहीं लेके जा सकते हैं। ऑफ कोर्स इस मैच के बाद फिर से चेल्सी की टाइटल कंटेंशन में उसकी बात शुरू हो गई, क्योंकि वो अब 4 पॉइंट पीछे है। बट मेरे हिसाब से अभी के मैच देख के मैं ये कहूँगा कि अभी भी वो टाइटल कंटेंशन में नहीं है। तो इन जनरल चेल्सी के लिए बहुत अच्छा वीकेंड रहा, बहुत बढ़िया वीकेंड रहा। क्यों रहा मैं बताऊंगा, क्योंकि और रिजल्ट्स भी उनके फेवर में गए, और टॉटनहम के लिए उतना ही मिजरेबल वीकेंड रहा। उनके फैंस वर वेरी एंग्री और वो अब ये कहने लग गए हैं कि डैनियल लीवी को निकालो, हाँ जी, पोस्टेकोग्लू को निकालो। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा टॉटनहम को, उनके फैंस को, कि ये टीम क्या कर रही है और कहाँ जाएगी। तो वेरी गुड रिजल्ट फॉर चेल्सी एंड बैड रिजल्ट फॉर टॉटनहम। ये कंप्लीटली ऑपोजिट हमें पिक्चर्स देखने को मिली और लंदन डार्बी को इवेंचुअली चेल्सी ने जीत लिया। दे हैव द सुपीरियर टीम, दे हैड द कंट्रोल, और उसी की वजह से उसी का फायदा देखने को मिला एंड दे वन द मैच। आई थिंक बोथ एंजो आपके फर्नांडिस और कोल पामर दोनों ही डिजर्व करते हैं मैन ऑफ द मैच, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छा खेले, और कैसेडो भी ये मैच में काफ़ी अच्छी प्रेज डिजर्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ चेल्सी। तो ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक मैच, फैंटास्टिक फॉर द स्पेक्टेटर्स, फॉर द न्यूट्रल्स, और ग्रेट मैच फॉर चेल्सी। उनके मजे हैं इस टाइम पे, 4 मैच जीत गए, आई थिंक लगातार 1 मैच ड्रॉ किया, एंड दे आर डूइंग रियली वेल। सेकेंड पे आ गए हैं और अब देखते हैं कि वो इस फॉर्म को कितनी आगे ले जा सकते हैं। तो चेल्सी के लिए बढ़िया रिजल्ट, टॉटनहम के लिए बेकार रिजल्ट। यहां से हम बात करते हैं कि चेल्सी की जो एडिशनल खुशी है उसका राज क्या है, उसकी अब हम यहां से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उसके राइवल की, आर्सेनल की, जिन्होंने फुलम के साथ ड्रॉ कर दिया और अपनी एडवांटेज खो दी। अभी तक वो चेल्सी के बराबर थे, अच्छा कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस मैच में उन्होंने फुलम के साथ बहुत ही बेकार खेला और ये मैच ड्रॉ कर दिया। अपेरेंटली एक और गोल उन्होंने सेट पीस से किया, जिसपे वो बहुत ही ज्यादा रिलाई करने लगे हैं अभी, और बाकी मैच में ओपन प्ले से ज्यादा चांसेस उन्होंने क्रिएट नहीं की। उसका नुकसान उन्हें हो गया, क्योंकि फुलम ने भी एक गोल स्कोर कर दिया और फुलम ने भी उनको प्रॉब्लम में डाला कई बार। तो इन जनरल आर्सेनल के लिए गेम अच्छा नहीं गया। दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड, आर्टेटा वाज डिसअपॉइंटेड, ओडेगार्ड वाज डिसअपॉइंटेड कि वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाए इस मैच में, उन्होंने अपनी एडवांटेज खो दी। तो उनके मिजरेबल फॉर्म की वजह से, उनके पॉइंट लूज करने की वजह से चेल्सी उनसे अब 2 पॉइंट आगे हो गई है और 4 पॉइंट्स पीछे हो गई है।
तो इन जनरल आर्सेनल के लिए बहुत खराब वीकेंड गया, आर्सेनल ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, और इन जनरल जहाँ पे वो एक्सपेक्टेड थे जीतने के लिए वहाँ पे वो नहीं जीत पाए, जिसकी वजह से उनके फैंस में अभी थोड़ा सा गुस्सा बढ़ गया है। तो इन जनरल हमें यही ट्रेंड देखने को मिला, क्योंकि टीम्स ने ना इस हफ्ते बहुत सारे एडवांटेजेस लूज कर दिए। तो आर्सेनल ने तो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, उसके अलावा बाय द वे लिवरपूल और एवर्टन का मैच कैंसिल हो गया, इसी की वजह से चेल्सी की जो लीड है वो 4 पॉइंट में आ गई है, क्योंकि लिवरपूल ने अपना मैच खेला ही नहीं। जो मर्सीसाइड डर्बी होनी थी वो कैंसिल हो गई, बिकॉज वहाँ पे कोई स्टॉर्म आ रहा था उसकी वजह से। तो एवर्टन और लिवरपूल का मैच तो बाद में होगा, बट क्योंकि ये मैच नहीं हुआ इसी की वजह से चेल्सी अब 4 पॉइंट पीछे आ चुकी है लिवरपूल के। तो आर्सेनल को भी पॉइंट लॉस हुआ, लिवरपूल के लिए भी टेक्निकली क्योंकि मैच नहीं हुआ तो उन पे प्रेशर बढ़ गया है अब। और दूसरी टीम भी है, उन्होंने भी इस वीकेंड में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट लूज किए। मैं बात कर रहा हूँ दोनों मैनचेस्टर क्लब्स की, उन्होंने भी इस वीकेंड में पॉइंट लूज कर दिया। मैन सिटी ने भी बहुत बेकार परफॉर्मेंस दी अपने मैच में अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस। यहाँ एक्सपेक्टेड थे कि वो जीतेंगे, बट उन्होंने इस गेम को ड्रॉ कर दिया। रिको लुइस जो उनके स्टार थे इस गेम में, उनके लिए मिक्स बैक गेम गया, उन्होंने गोल भी स्कोर किए लेकिन उनको रेड कार्ड भी मिल गया। सो इट वॉज अ मिक्स्ड गेम फॉर मैन सिटी। ऐसा लग रहा था कि वो गेम जीत सकते हैं, बट सेकेंड हाफ में उनका जो परफॉर्मेंस था वो अप टू द मार्क नहीं था, उसी की वजह से वो ये गेम कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर पाए और इवेंचुअली उन्होंने ये गेम ड्रॉ कर दिया। तो उनके लिए भी यहाँ पे पॉइंट लॉस हुए और भी पॉइंट्स उन्होंने गंवा दिए, और उनकी भी जो ट्रेल है टू द टॉप वो थोड़ी सी पीछे हो गई। तो उनके लिए भी ये वीकेंड बहुत ही खराब गया इन जनरल, क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्रिस्टल पैलेस से तो वो जीतेंगे। मैंने भी कहा था अपने प्रीव्यू में कि क्रिस्टल पैलेस से वो जीत जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने भी आर्सेनल की तरफ पॉइंट्स ड्रॉप किए और उसका फायदा चेल्सी को देखने को मिला। इन जनरल मैनचेस्टर सिटी ने भी पॉइंट्स ड्रॉप किए, आर्सेनल ने भी पॉइंट्स ड्रॉप किए, टॉटनहम ने भी कर दिए, लिवरपूल को भी नुकसान हो गया और यूनाइटेड ने भी पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए क्योंकि वो भी हार गया नॉटिंघम फॉरेस्ट से। यहाँ पे मैंने कहा था, मैंने इसकी भी बात करी थी लास्ट गेम वीक के प्रीव्यू में कि ये मैच मुझे देखना है क्योंकि ये मैच इतना आसान नहीं होगा यूनाइटेड के लिए। ऑल्दो वो खेल रहे थे थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बट अभी भी यूनाइटेड में प्रॉब्लम्स भरी पड़ी हैं, मुसीबतें भरी पड़ी हैं, और वो इस मैच में देखने को मिली जहां पे उन्होंने ये मैच गंवा दिया 3-2 से। नाउ इन जनरल यूनाइटेड इतना अच्छा नहीं खेली और लास्ट में उनके प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा टायर्ड, बहुत ही ज़्यादा लैकलस्टर लगे। तो ओवरऑल यूनाइटेड की बहुत ही गंदी और लैकलस्टर परफॉर्मेंस गई और नॉटिंघम फॉरेस्ट ने अगेन अपनी अच्छी फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए ये मैच जीत लिया। सो इट वॉज अ बैड रिजल्ट फॉर यूनाइटेड, जो थोड़ा थोड़ा करके फॉर्म में वापस आ रहे थे, बट रूबेन एमरिन और इन प्लेयर्स के लिए अभी जेल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ड्यू टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इन जनरल इट वाज नॉट अ गुड परफॉर्मेंस फॉर यूनाइटेड, और यूनाइटेड के फैंस फिर से उसी बेजान हालत में चले गए जहाँ पे वो बोलते हैं, जैसे मदहोश हालत में चले गए जहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई जैसे कहते हैं ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड का आजकल होता है कि एक गेम में वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे गेम में फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ इस गेम को भी देखने के बाद वो फिर से मायूसियत कहते हैं मायूसियत के पीछे चले गए, और फिर से उनकी तरफ से यही निकलने लग गया कि यहाँ इसमें प्रॉब्लम्स बहुत हैं, प्लेयर्स ऐसे हैं, मैनेजर अभी नया है, बहुत चीज़ें हैं। तो जिन जनरल मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी ये वीक खराब गया। तो ओवरऑल इस वीक का मेन विनर कौन था? वो था चेल्सी। चेल्सी इस वीक ले गया सारे कहते हैं ना हेडलाइंस। फैंटास्टिक विन, कोल पामर की अच्छी परफॉर्मेंस, एंजो फर्नांडिस की अच्छी परफॉर्मेंस, और वो एक ही टीम थी टॉप 6 में जिसने टेक्निकली पॉइंट्स नहीं गवाए। ऑफ कोर्स लिवरपूल ने खेला नहीं, बट वो अकेली टीम थी चेल्सी जिसने पॉइंट्स नहीं गवाए। सो ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक वीकेंड फॉर चेल्सी, और दूसरी टीम जो है उनके साथ की उनके लिए बहुत खराब गया। तो इन जनरल चेल्सी अब ऊपर जाती हुई दिख रही है, और टाइटल कंटेंशन की बात तो नहीं करूंगा, बट मैं ये कह सकता हूं कि टॉप 4 को धीरे धीरे वो कंसोलिडेट करती जा रही है। दूसरी टीम्स की फॉर्म अभी खराब चल रही है, उसका फायदा अगर चेल्सी उठाए विद दीज फेवरेबल फिक्चर्स जो अभी आने वाले हैं, उसकी वजह से चेल्सी को एक फायदा हो रहा है कि वो टॉप 4 में अपनी जगह को स्ट्रॉन्ग करती या तगड़ी करती हुई जा रही है। तो टॉप 4 की
प्रबल दावेदार बन गई है चेल्सी, और उनके लिए ये वीकेंड रहा है ब्रिलियंट। तो चेल्सी फैंस बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, एंड दे आर लविंग एवरी मोमेंट, क्योंकि पिछले 2 साल से चेल्सी की जो हालत थी, उसके बाद फाइनली जब ये चेल्सी देखने को मिल रही है तो चेल्सी के फैंस बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। तो ये थी मैचेस की थोड़ी सी रिव्यू। मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ बिफोर आई टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट न्यूज़, कि ला लीगा की भी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ना रेस बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है फॉर टाइटल। बारसा के लिए ये एक और मैच था जो अच्छा नहीं गया, और एक और ड्रॉ को झेलना पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि रियल मैड्रिड अपना मैच जीत के अब उनसे बहुत ही पास आ गई है। आई थिंक एक ही पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया है। उसके अलावा उनकी जो थर्ड कंपेटिटर है एटलेटिको मैड्रिड, टीम इन फॉर्म, वो भी इसमें अब घुस गई है, क्योंकि उन्होंने अपना मैच जीत लिया, कमबैक किया इस मैच में और फैंटास्टिक विन लेके अब वो भी आई थिंक 2 ही पॉइंट पीछे आ गई है। सो बहुत ही कांटे की टक्कर शुरू हो गई है ला लीगा में, जहां एक टाइम पे बारसा कंप्लीटली डोमिनेट करी थी, पर रीसेंट रिजल्ट्स बारसा के इतने खराब गए हैं, स्पेशली डिफेंस उनका जो परफॉर्मेंस है वो इतना खराब गया है कि उसकी वजह से रियल मैड्रिड, जो कि खुद भी बहुत अच्छा नहीं खेल रही, वो भी ऊपर आ गई है और अपने साथ एटलेटिको मैड्रिड को भी ड्रैग करके ले आई है, जो अपेरेंटली टीम है इन फॉर्म। तो क्या होगा ला लीगा में, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमें नज़ारा देखने को मिलेगा, बट बहुत ही क्लोज कंपटीशन हो गया है बारसा की डिफेंसिव इनस्टेबिलिटी की वजह से और रियल मैड्रिड के गोल्स की वजह से उनको एक एडवांटेज मिल गया है। और अब धीरे धीरे हमें किलियन एम्बापे भी फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं। तो अगर किलियन एम्बापे फॉर्म में आ गए तो कुछ भी हो सकता है, बारसा की लीड आराम से जा सकती है और रियल मैड्रिड इस ला लीगा पे फिर से डोमिनेट कर सकती है। एटलेटिको मैड्रिड भी बाय द वे पीछे नहीं है, एटलेटिको मैड्रिड भी बहुत अच्छा खेल रही है और वो भी इनफॉर्म टीम है, तो वो भी कहीं ना कहीं से किसी तरीके से जीत रही है। स्पेशली सेकेंड हाफ में उनके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे जा रहे हैं और वो भी बारसा को कांटे की टक्कर दे सकती है अगर बारसा ने अपनी डिफेंसिव फ्रिल्टीज ठीक नहीं की। हर बार गोल करके गोल दे देने की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। शुरू में हांसी फ्लिक ने ये प्रॉब्लम थोड़ी सी हटा दी थी, लेकिन फिर से ये प्रॉब्लम वापस आ गई है और बारसा को अब बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अब सीरियस कंपटीशन आ गया है विद रियल एंड एटलेटिको मैड्रिड। बोथ मैड्रिड टीम्स आर देयर और कुछ भी हो सकता है ला लीगा में इस बार। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है। मैं बस बात कर रहा था, इसकी एक मेंशन दे रहा था इसको, क्योंकि अब मुझे बात करनी है एक इंपॉर्टेंट खबर की जो आई है। मैं इस वीडियो में न्यूज़ नहीं डिस्कस करना चाह रहा था, बट इस मैच में फिर से इस वीक में एकदम से एक खबर आ गई कि डैन एशवर्थ अपेरेंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के चले गए। एथलेटिक ने ब्रेक की है ये खबर और बहुत ही स्ट्रेंज है ये, क्योंकि पहले आप एक टीम में उसे लाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, न्यू कासल से उनको हटाने को बोला, 5 महीने की वो लीव पे थे, उसके बाद आपने कोशिश करी कि मैं उनको लेके आए, इतना ज़्यादा पैकेज दिया, उनको हटाने के लिए पैकेज दिया, उनको पैकेज दिया, और उसके बाद वो 5 महीने भी नहीं थे अपनी जॉब में कि उनको फाइनली हटा दिया ना। क्या हुआ बैकग्राउंड में वो पता नहीं, बट सुनने में ऐसा आ रहा है कि अपेरेंटली जो अभी अपकमिंग ट्रांसफर विंडो आने वाला है उसमें उनके आइडियाज कुछ और थे, और रूबेन एमरिन जो उन्होंने अभी हायर किए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, उनके आइडियाज कुछ और थे। और जो जिम रैटक्लिफ हैं जो 25% ओन करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को, अपेरेंटली उनको डैन एशवर्थ के जो आइडियाज़ हैं वो पसंद नहीं आ रहे थे। तो उनको लगा कि इस टाइम पे उनको हटा देना चाहिए और उनकी जगह किसी और को लेके आना चाहिए। तो कौन आएगा वो तो अभी क्लियर है नहीं, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोई लिंक्स नहीं आए हैं, बट इट्स अ वेरी स्ट्रेंज रिमूवल कह सकते हैं, या मतलब जॉइंट, मतलब कह सकते हैं इसको कि दोनों ने जॉइंट डिसीजन लिया था, कुछ भी कह लो आप इसको। बहुत स्ट्रेंज था कि जिस बंदे को आप 1 साल से कोशिश कर रहे थे लाने की, 5 महीने उसके लिए रुके, उसको आपने 5 महीने भी चांस नहीं दिया कि वो इस क्लब को मैनेज कर ले ना। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अपेरेंटली डैन एशवर्थ की रेज्यूमे इतनी अच्छी नहीं है, ये ज़बरदस्ती या जल्दबाजी की हायरिंग हो गई, तो अब वो उसे करेक्ट कर रहे हैं और रूबेन एमरिन को एक अच्छा कहते हैं ना इसको चीफ ला के दे रहे हैं। सो आई डोंट नो क्या कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, वही जानते हैं, बट
इन जनरल ये सब बहुत स्ट्रेंज लग रहा है। और एक क्लब जो अभी वैसे ही ऑन फील्ड स्ट्रगल कर रहा है, इसके पास नया मैनेजर है, उन सब के लिए ना ये सुनना भी अच्छा नहीं होता है। हमने भी देखा है चेल्सी में ये सब हुआ। अब वही चीज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड में दोहरा रही जा रही है। और पता नहीं मुझे इसकी बैक क्लब को क्या पड़ेगा, क्या होगा, क्योंकि अगला मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड का बहुत खतरनाक है, हम बाद में बात करेंगे। बट इन जनरल मैनचेस्टर यूनाइटेड में ये जो खबर है बहुत ही स्ट्रेंज है। क्यों है समझ में नहीं आ रहा। मे बी उनके आइडियाज़ नहीं मिल रहे थे रूबेन आमोरिम की, और मे बी उनका जो 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 कहते हैं ना जिसको विजन था वो अलग था। बट ये सब चीज़ें पहले ध्यान रख के करनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो अगर उनको ये करना ही था, अगर तुम डैन एशवर्थ पे मेहनत करके थोड़ा सा रुक के, एकदम रुक के करना चाहिए था, एक अच्छे कैंडिडेट को हायर करना चाहिए था। क्योंकि अब इन सब चीज़ों की वजह से और कुछ नहीं हुआ है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आई है। तो मुझे नहीं पता ये क्यों लिया उन्होंने डिसीजन, कैसे लिया, बट ये बड़ा स्ट्रेंज है, सरप्राइजिंग है कि डैन एशवर्थ को उन्होंने इतनी मेहनत के बाद, लाने के बाद इतनी जल्दी हटा दिया। स्ट्रेंज था बट हो गया। तो ये बड़ी खबर आई थी मैनचेस्टर यूनाइटेड से, इसलिए मैंने डिस्कस करी। इन जनरल में अभी न्यूज़ नहीं डिस्कस करना था, उसका टाइम अभी आएगा। बट ओवरऑल यही था आपकी राय में पूरा गेम बिक रिव्यू। आपको क्या लग रहा है कि इसमें चेल्सी के लिए कितने कितना अच्छा वीकेंड गया ये, और उनके टाइटल होप्स क्या हैं आप बताना। और ला लीगा में क्या होगा वो भी आप बताना। और डैन एशवर्थ की तरह कौन आएगा, अगर कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन सुन रहा है तो वो भी मुझे बताना। हमें ट्विटर में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फॉलो कर लेना, और इंस्टा में भी हमें फॉलो करना। वहाँ पे मैं कुछ और टाइप का कंटेंट डालूंगा। और हाँ, जल्दी ही मैं आपके लिए एज प्रॉमिस सीरीज और शॉर्ट्स लेके आऊँगा। तो डू लेट मी नो आपको पसंद आया हमारा वीडियो, नहीं आया, और देखना और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। एंड कीप फॉलोइंग अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल, एंड कीप लाइकिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। मैं निकलता हूँ अब, आई विल साइन आउट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।